स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स थे बुद्धिज्म के बरेली से। अब देखो हमें पता है कि जो पुष्यमित्र शुंग है, ठीक है, ही वाज अ काइंड ऑफ ब्राह्मण और ये शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है नहीं थे। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर बुद्धिज्म ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। दो दे पैटर्नाइज्ड दी, ठीक है, दे पैटर्नाइज्ड द बुद्धिज्म बिकॉज वी नो कि जो हमने सांची स्तूपा देखा था, स्तूपा नंबर 3, उसको एनलार्ज करने का काम फ्रॉम दी सैंडस्टोन वाज डन बाय द शुंग डायनेस्टी, है ना। लेकिन ध्यान रखना स्टॉन्च फॉलोवर या सपोर्टर्स थे किसके? ब्राह्मणिज्म के, ना कि बुद्धिज्म के। इंडो ग्रीक्स के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, बताइए कौन सा सही है यहाँ पे। So the Indo-Greeks introduced gold coins in India. Menander was a famous Indo-Greek ruler who embraced Buddhism. तो gold coins introduce किए थे, yes, and also coin attributed to kings, जिसमें coins में फोटो होती थी किसकी? रूलर की। Menander was a famous Indo-Greek ruler who embraced Buddhism. Now this statement is true. If you can recall the book मिलिंद पन्हु, ठीक है, अगर आप मिलिंद पन्हु रिकॉल कर पाए तो उसमें डायलॉग है मिलिंद एंड मियांडर और किसके बीच में? नागसेन के बीच में, जो हुआ था बुद्धिस्ट मंक, तो उन दोनों के बीच में। ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 विद रेफरेंस टू द कुषाण एम्पायर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुषाण साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो वी नो कि सेंट्रल एशिया से इन्वेजन हुए थे। सबसे पहले तो इंडो ग्रीक्स आए थे, देन उसके बाद शाक्स आए थे, देन उसके बाद जिनको कि हम स्काइथियंस भी बोलते हैं, उसके बाद आते हैं पार्थियंस एंड उसके बाद आते हैं कौन? एट द लास्ट कुषाण, ठीक है। कुषाण में भी अगर आपको याद हो एक इंस्क्रिप्शन मिला था अफगानिस्तान में, क्या नाम था उसका? आर से शुरू हो रहा था, जहाँ से जीनोलॉजी के बारे में पता चलता है कि पहले तो कुजिल कन्फ्यूशियस, विमा कन्फ्यूशियस, याद है आपको? एंड थर्ड नंबर पे कनिष्क नहीं थे अकॉर्डिंग टू जो रबर्ट इंस्क्रिप्शन है। कौन था जरा बताइए? वो फोर्थ नंबर पे थे, तो रबर्ट इंस्क्रिप्शन था वो, ठीक है, रबर्ट इंस्क्रिप्शन। कनिष्क वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, यस, बिकॉज़ इन्हीं के टाइम पे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइंस इंट्रोड्यूस स्टार्ट हुए थे एंड आल्सो द लार्जेस्ट होल्ड ऑफ गोल्ड कॉइंस, लार्जेस्ट होल्ड ऑफ गोल्ड कॉइंस। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग कनिष्का's रेन। चौथी बौद्ध संधि कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है और चौथा भी सही है। इफ यू कैन रिकॉल ए के अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक एंड कनिष्क। कनिष्क वाज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, उसको पैटर्नाइज किया था कनिष्क ने। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर होगा, बोथ 1 and 2, है ना। कहाँ पर हुई थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जरा बताएंगे? वेयर वाज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? क्यों? चौथी बौद्ध संधि कहाँ पे हुई थी? क्या गुप्ता डायनेस्टी? वो क्यों रहा है? गुप्ता डायनेस्टी। मतलब छपरी वाली गरीब मतलब हरकत यहाँ पे तुम दिखाई देते हो कुछ लोग, है ना। मतलब चल रहा है यहाँ पे कुछ कमेंट कर रहे हो कुछ। तो फोर्थ किसने पार्टनाइज करी थी? कनिष्क ने करी थी। कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सातवाहन, ठीक है, जो सातवाहन वंश था उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कौन सा सही है। सातवाहन रूल मेनली इन द डेक्कन रीजन, मेनली का डेक्कन रीजन में रूल था। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। गौतमीपुत्र सतकर्णी डिफीटेड द शाकास। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शख्स को डिफीट करने का काम किया था। अब अगर आपको याद हो तो ये भी हमने पढ़ा था कि ये सही है, तभी तो नासिक इंस्क्रिप्शन गौतमीपुत्र बलसारी ने उसमें मेंशन करवाया था कि भाई गौतमीपुत्र जो सतकर्णी इनका जो बेटा है उसने शख्स को डिफीट किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आंसर होगा, बोथ 1 and 2। लास्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर। गांधार आर्ट शोज द ग्रीक इन्फ्लुएंस एंड मद्रा आर्ट यूज्ड ब्लू स्टोन। तो जी फॉर गांधार, जी फॉर ग्रीक, यस, जिसको हम किस नाम से और जानते हैं? हेलेस्टिक आर्ट, ठीक है, एंड व्हिच यूजेस द ग्रेट सैंडस्टोन और द ग्रे चिस्ट, ठीक है। मद्रा आर्ट यूजेस ब्लू स्टोन, नो रेड सैंडस्टोन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, ठीक है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं और अच्छा जल्दी से बताइए, हु डेवलप दिस अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा नैरेटिव होती थी। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो कि किस स्टोन से, किस मटेरियल से बनी होती थी? तो व्हाइट लाइमस्टोन से, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। सो दिस वाज स्टार्टेड बाय द सातवाहनास, ठीक है, सातवाहनास ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 ओनली। अब हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का इतिहास हम यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल एविडेंस साउथ इंडिया डिड नॉट एक्सपीरियंस अ डिस्टिंक्ट ब्रॉन्ज एज एंड डायरेक्टली ट्रांजिशन टू मेगालिथिक एज। नाउ व्हाट इज दिस मेगालिथ मींस? अगर आप यहाँ पे नहीं देखोगे, मतलब नहीं देखोगे तो भी सिंपल आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज वी हैव रेडी स्टोन एज। वहाँ पर हमने देखा था स्टोन एज को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे थे, एक पीलियोलिथिक, दूसरा था मेसोलिथिक एंड तीसरा था नियोलिथिक। पीलियो का मतलब होता है ओल्ड, मेसो का मतलब होता है मिडिल एंड नियो का मतलब होता है न्यू। ओल्ड, मिडिल एंड न्यू। और लिथिक का मतलब क्या था? स्टोन। तो मेगा का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा। लिथिक का मतलब स्टोन, तो जहाँ बहुत बड़े बड़े स्टोन का यूज होता था दैट वाज मेगालिथ, जिसको कि हम आयरन एज ऑफ साउथ इंडिया भी बोलते हैं। यानी कि जिस तरीके से हमने यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में या फिर स्पेसिफिकली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हमने ब्रॉन्ज एज देखा था, वैसे यहाँ पे नहीं है। जैसे वहाँ पे हमने क्या देखा था कि स्टोन एज और आयरन एज। आयरन एज मतलब अपना लेटर वैदिक एज में ले लो, ठीक है। इनके बीच में आता है एक ब्रॉन्ज एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है, एक ट्रांजिशन के तौर पे बन के आता है। स्टोन एज और आयरन एज के बीच में ब्रॉन्ज एज वाज अ ट्रांजिशन, बट यहाँ पर ऐसा कोई ट्रांजिशन देखने नहीं मिला। सीधा स्टोन एज से आयरन एज, ऐसा ब्रॉन्ज वगैरह कुछ नहीं। और ये ब्रॉन्ज क्यों ब्रॉन्ज एज था वो भी हमने देखा था, बिकॉज यहाँ पर हमें चैल्कोलिथिक साइट्स देखने मिली थी, यहाँ पे चैल्कोलिथिक साइट, और यहाँ पे अफगानिस्तान में मिलता था टिन। एंड ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। तो बहुत आसान था कि यहाँ पे ब्रॉन्ज की यूटेंसिल्स और ब्रॉन्ज की बहुत सारी हमें चीजें देखने को मिली, इसके वजह से ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। बट दे डिड नॉट नो अबाउट द आयरन, तो आयरन एज नहीं बोलते हैं। और ये क्लासिफिकेशन किया किसने था? 3 एज की क्लासिफिकेशन, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज में सीजे थॉमसन है, अगर आपको याद आ रहा हो तो, ठीक है। अभी हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं? तो ये हम अभी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं लगभग 2500 से लेकर 500 बीसी। अब अगर आपको याद हो पिछले क्लास में जहाँ पर हमने पोस्ट मॉडर्न देखा था, तो वहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं सेकंड सेंचुरी एडी तक पहुंच चुके थे, याद आपको? क्योंकि कुशाण वगैरह आ गए थे और कुशाण उसी टाइम पे आए थे, सेकंड सेंचुरी एडी के टाइम पे वो रूल कर रहे थे, यानी कि 200 एडी 300 एडी टाइम पीरियड की बात हो रही है वो, ठीक। अब ये क्या किस टाइम पीरियड की बात है? ये 2500 से 520 लगभग। अब ये आपको अलग अलग जगहों में अलग अलग मिलेगा, जैसे कि कहीं पे 1500 से 500 भी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है पहले, दैट इज कि कब से मेगालिथ बनाने का कल्चर शुरू हो चुका था। लेकिन शो यू फर्स्ट दी मेगालिथ। मेगालिथ मतलब बड़े बड़े पत्थर, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर हैं अपने आप में। तो ये है क्या? तो बड़े बड़े पत्थर जो हैं कहाँ रखे जाते थे? मतलब क्या ये खेल चल रहा है क्या कुछ कि चलो बैलेंस कर देते हैं या फिर कुछ क्या है ये? तो एक्चुअल में या फिर क्या पूछा हुआ था कि ऐसे बड़े बड़े पत्थर इस फॉर्म में रखने थे? तो दीज वर द ग्रेव्स, कब्र। तो कब्र में इस तरीके से बड़े बड़े पत्थर रखते थे, ठीक है, फाउंटेन ग्रेव्स। इस शेप में जो होते थे, काइंड ऑफ ये शेप आप देख पा रहे हैं, काइंड ऑफ पाई शेप। ये डॉल्मेन कहलाए और ये मेनहीर कहलाए, जो थोड़े से अजीब शेप के हैं लेकिन खैर हैं। तो मेनहीर है, ठीक है, डॉल्मेन हो गई है और ये मेनहीर हो गए, क्लियर है। दीज आर द स्ट्रक्चर्स फाउंड इन इंडिया एसोसिएटेड विद द मेगालिथ कल्चर ऑफ द साउथ इंडिया। कि नॉर्थ इंडिया में मेगालिथ नहीं, नॉर्थ इंडिया में सच में कोई बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल ग्रेव्स में रखने के लिए नहीं किया गया। वी फाउंड दिस इन दी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मोर इंपॉर्टेंटली दी फार साउथ। फार साउथ क्या है? तो जो हमने अगर आपको ज्योग्राफी में भी रेड अबाउट कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर ओरिजिन कहाँ से हो रहा था? तो कृष्णा के जो पूरा नीचे वाला एरिया दैट इज कॉल्ड एज फार साउथ। हाँ, कृष्णा का कहाँ से ओरिजिन हो रहा था? महाबलेश्वर से, जो कि वेस्टर्न घाट में पड़ता है आपका, जिनको कि हम महाराष्ट्र में किस नाम से जानते हैं बताइए? वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र में किस नाम से जाने जाते हैं? सह्याद्री, है ना। तो 1500 से 500 भी लिखा हो सकता है, 2500 से 500 थोड़ा सा जनरली एक्सेप्टेड होता है, कहीं कहीं हो सकता है एडी तक चला जाए, लेकिन रफ टाइम पीरियड आप दिमाग में रखिएगा। अगर क्योंकि एक कॉमन अडॉप्टेड टाइमलाइन नहीं है तो फिर आपको दिक्कत लेने वाली इस बात नहीं है कि भाई अगर सर एग्जाम में दोनों आ गया तो क्या करेंगे। वो इस तरीके से एग्जाम में देगा ही नहीं कि वो 25 मिनट से 500, 2000 से 500, 15 मिनट से 500, इस तरीके से वो नहीं देगा ऑप्शन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पॉटरी वगैरह डिस्कस करते हैं। तो पॉटरी वाज ब्लैक एंड रेड वेयर दिस टाइम, और अगर आप रिकॉल कर पाओ बीओपीएन को, व्हाट वाज दैट बीओपीएन?
दैट वॉज, ये क्या था, बी से था ब्लैक एंड रेड वेयर। कहाँ पे यूज हो रहा था ब्लैक एंड रेड वेयर? दिस वॉज इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमारी पॉटरी डेवलपमेंट शुरू कहाँ से हुआ था? क्यों पॉटरी डेवलपमेंट शुरू कहाँ से हुआ था? याद कर सकते हो कुछ? पॉटरी डेवलपमेंट स्टार्टेड फ्रॉम वेयर? देन इसके बाद दिस इज ऑकरे कलर्ड पॉटरी। ऑकरे कलर्ड कहाँ पे देखने को मिली थी? दैट वॉज अर्ली वैदिक एज। देन पेंटेड ग्रे वेयर लेटर वैदिक एज, एंड नॉट एन BPW, नॉट ब्लैक एंड पॉलिश वेयर। ये था आपका जो महाजनपद का टाइम पीरियड था वहाँ पे, ठीक है, याद है कुछ? यस, न्योलिथिक सबका सही है, न्योलिथिक इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं यहाँ की कम्युनिटी पे, तो दे बिलोंग टू पास्टोरल कम्युनिटी, यानी वे पशुपालक समुदाय से संबंधित है। दे न्यू अबाउट द एग्रीकल्चर बट डिड नॉट प्रैक्टिस इट। उन्हें कृषि का ज्ञान तो था लेकिन वैसे प्रैक्टिस नहीं करते थे, वो करते नहीं थे एग्रीकल्चर। मेनली पास्टोरल कम्युनिटी थी, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया स्टार्ट्स विद चेरा, चोला और पांड्या। तो जो हमारा फार साउथ का अगर हिस्ट्री की बात करें, दैट इज कृष्णा रिवर के साउथ वाला रीजन, तो यहाँ पर हमें चेरा, चोला और पांड्या की हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। बट बिफोर रीडिंग दैट हिस्ट्री हम ये देखेंगे कि इनके बारे में हमें पता कैसे चला, कौन से ऐसे लिटरेरी एविडेंसेस थे जहाँ से हमें इनके बारे में पता चला कि कोई तो किंगडम था चेरा, कोई तो किंगडम था पांड्या, चोला, या फिर उनके बारे में वहाँ की पॉलिटी कैसी थी, वहाँ के कौन कौन से राजा हुए, वो सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। कहाँ से? वो सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं संगम में। संगम क्या है? तो संगम है असेंबली ऑफ पोएट्स, यानी कि बड़े बड़े विद्वान, पोएट्स, सेजेस, ये सब लोग आके मिले, उसको हम बोलते हैं संगम। यानी वो जो असेंबली हुई उसको हम बोलते हैं संगम। 3 संगम हुई, कितनी? 3, जिनको कि कलेक्टिवली वी कॉल्ड एज मुच्छंगम, ठीक है। तीनों तमिलनाडु में हुई, पहली वाली मदुरई में, दूसरी कपाटपुरम में और तीसरी भी मदुरई में, ठीक है। इनको पैटर्नाइज करने का काम किया था तीनों को पांड्याज ने। पैटर्नाइज करने का हमने पढ़ा था बुद्धिस्ट काउंसिल जैसे पढ़ा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और उसमें हमने देखा कि किस असेंबली को, किस काउंसिल को किसने पैटर्नाइज किया, मतलब कि किसने एक तरीके से खर्चा पानी उठाया, दैट इज कॉल्ड एज पैटर्नाइज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो किसने पैटर्नाइज किया? पांड्याज ने पैटर्नाइज किया। पहली हुई मदुरई में, दूसरी कपाटपुरम में और तीसरी भी मदुरई में हुई आपकी। द फर्स्ट वन जो कि पहली है उसके चेयरमैन कौन थे? ऋषि अगस्त, ठीक है। पहले के चेयरमैन थे ऋषि अगस्त, दूसरे के थे तोलकाप्पियार और तीसरे के थे आपके नक्कीरार। कौन थे? नक्कीरार। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, ठीक है। सो संगम क्या, और ये हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, कभी संगम हुई थी? तो 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 3rd सेंचुरी एडी, यानी कि 3rd सेंचुरी बीसी का मतलब 300 बीसी के टाइम पीरियड की बात हो रही है, और 3rd सेंचुरी एडी का मतलब 300 एडी के आसपास की बात हो रही है। मतलब ये जो 600 साल का जो टाइम पीरियड था 300 बीसी से लेकर 300 एडी के बीच का, दैट इज टर्म्ड एज द संगम एज, ठीक है। असेंबलीज वर हेल्ड एट तमिलनाडु, वो तो मैंने देख लिया कि तमिलनाडु में हुई थी, जिनको कि हम मुच्छंगम के नाम से जानते हैं, ओके। क्लियर है यहाँ तक सभी को ना? अब यहाँ पे कौन कौन सा टेक्स्ट कंपाइल हुआ वो देखते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, पहले का देयर इज नो टेक्स्ट। पहले संगम में जो टेक्स्ट कंपाइल हुआ था वो किसी को कभी मिला नहीं, ठीक है। तो इसलिए पहला जो संगम हुआ था उसका टेक्स्ट किसी के पास नहीं है। गुप्ता दynasty को कब करवाएंगे? गुप्ता dynasty को अभी करवाएंगे, आज ही करवाएंगे। गुप्ता dynasty को आज ही करवाएंगे, संगम में हो जाएगा, फिर संगम में के बाद गुप्ता dynasty पे जाने वाले हैं, ठीक है। तो रुकिए थोड़ी देर, फिर गुप्ता dynasty देखते हैं, हाँ। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे परसों कोई पेपर है, कल नहीं परसों निकली पेपर है और उसमें पूरे क्वेश्चन गुप्ता dynasty से आने वाले हैं। टॉपिक चल रहा है कोई और, संगम में लगे हुए हैं 3-4 लोग, देखो गुप्ता पोस्ट गुप्ता, गुप्ता नहीं, वो संगम में तो होता रहेगा। पहले मैं जल्दी कमेंट तो कर दूं, गुप्ता पोस्ट गुप्ता, कहीं भूल ना जाए कि ये भी पढ़ाना होता है, और फिर बाद में कमेंट करूंगा वंस मोर, समझ नहीं है, वंस मोर लगे हुए 3-4 कंटिन्यूसली देखना, 3-4 लोग लगे हुए। गुप्ता पोस्ट गुप्ता, गुप्ता डायनेस्टी कब होगी, गुप्ता कब होगा, जैसे कल ये बस पूरा क्वेश्चन गुप्ता डायनेस्टी से आने वाले हैं बस। और जैसे कि पूरी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो गई है और गुप्ता तो हुआ नहीं है, तो बता दें एक बार, याद दिला दें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि तीनों संगम को कलेक्टिवली मुच्छंगम बोलते हैं, पहली मदुरई में, दूसरी कपाटपुरम में और तीसरी मदुरई में। पहले का कोई टेक्स्ट नहीं है, दूसरे का सिर्फ एक टेक्स्ट है, ओनली वन, एंड दैट इज द ग्रामेटिकल टेक्स्ट, उसको बोलते हैं तोलकाप्पियम। इट इज द अर्लीस्ट ग्रामेटिकल तमिल टेक्स्ट कंपोज्ड बाय तोलकाप्पियर इन द सेकंड संगम। जो दूसरी संगम हुई थी उस पर्टिकुलर संगम में ये टेक्स्ट को बनाया गया था, दैट इज तोलकाप्पियम, ठीक है। तो तोलकाप्पियम सेकंड संगम में बना था। तो थर्ड संगम में बहुत सारे हमें टेक्स्ट मिले। तो थर्ड संगम में जो लिटरेचर बना, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 फॉर्म्स, नैरेटिव एंड डिडैक्टिक। नैरेटिव और डिडैक्टिक में अंतर क्या होता है? व्हाट डज दिस मीन? नैरेटिव का मतलब होता है जहां पर स्टोरी होती है, कुछ ना कुछ कथाएं होती हैं, नैरेटिव, उसको बोलते हैं नैरेटिव। डिडैक्टिक जो पोएटिक फॉर्म में होती है, जिसमें कुछ ना कुछ तो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में रामायण और महाभारत 2 एपिक्स हैं, वैसे ही, चलो अभी वो तो खैर आगे देखेंगे, लेकिन उसी तरीके से हमारी महाभारत है, तो उसमें भगवत गीता है ना, महाभारत का पार्ट भगवत गीता, जिसमें कि कृष्ण जी अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो वो है काइंड ऑफ डिडैक्टिक। और ये क्या यहाँ पर कथाएं, स्टोरीज हैं, इनको बोला गया मेलका नक्कू, और डिडैक्टिक को बोला गया केलका नक्कू। मेलका नक्कू और केलका नक्कू, ये इट कंसिस्ट ऑफ 18 मेजर वर्क्स एंड इट कंटेन्स ऑफ 18 माइनर वर्क्स, जो बहुत लंबे लंबे स्टोरीज हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेजर वर्क। माइनर वर्क का मतलब बहुत छोटे छोटे वर्सेस हैं, बहुत छोटे छोटे वर्सेस हैं, बहुत छोटी छोटी पोएटिक मैटर है, दैट इज कॉल्ड एज केलका नक्कू, ठीक। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे नैरेटिव में अगर बात करेंगे तो एट्टू कोकाई है, एट्टू तोकाई, एट्टू का मतलब होता है 8, एट्टू का मतलब क्या होता है 8, ठीक है। तो 8 इसमें एंथोलॉजीज हैं, ऐसे पट्टू पट्टू है, एट्टू गोई है, पट्टू है। इसी तरीके से अगर बात करूं तो आपका ये पति ने मेलका नक्कू है, इसी तरीके से यहाँ पति ने केलका नक्कू है, ठीक है। देन 2 यहाँ पे एपिक्स हैं, ये सारा जो टेक्स्ट है, ठीक है, दैट इज एत्तू तोकाई हो गया, पट्टू पट्टू हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा तिरुकुरल हो गया, नलदियार हो गया, या फिर इन्ना नपतु हो गया, दिस ऑल टेक्स्ट, ठीक है, इज कंपाइल्ड इन द थर्ड संगम। पहले का कुछ मिला नहीं, दूसरे में सिर्फ तोलकाप्पियम, व्हिच इज कंसीडर्ड द ओल्डेस्ट ग्रामेटिकल टेक्स्ट इन द तमिल लैंग्वेज। और जो थर्ड संगम हुआ, जो मदुरई में हुआ, उसके टेक्स्ट, उसके लिए बहुत सारे हमारे पास लिटरेरी एविडेंसेस हैं, बहुत सारे हमें टेक्स्ट मिले। उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, नैरेटिव है जिनको मेलका नक्कू बोलते हैं, डिडैक्टिक को केलका नक्कू बोलते हैं। एग्जांपल जैसे एत्तू तोकाई हो गया, ठीक है, पट्टू पट्टू हो गया, यहाँ पे तिरुकुरल हो जाएगा, नलदियार हो जाएगा, आपका इन्ना तो क्या रटना नहीं, रटने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा देख लो। जो रटना है वो ये 2 टेक्स्ट हैं आपके, जिनको 2 एपिक्स बोला जाता है इन टाइम्स का। एपिक्स जैसे नॉर्थ इंडिया में रामायण और महाभारत 2 एपिक्स हैं, वैसे साउथ इंडिया के 2 एपिक्स हैं, शिलापतिक्रम और मणिमेखलाई। व्हाट इज शिलापतिक्रम? सो दिस इज रिटन बाय द इलांगो अडिगल, ठीक है। इसको किसने लिखा? इलांगो अडिगल ने लिखा शिलापतिक्रम को। ये कौन थे? अभी आगे देखेंगे, जब चेरा डायनेस्टी देखेंगे वहाँ पे, तो एक राजा थे, वहाँ के राजा हुए, उन्हीं के भाई थे जिन्होंने पत्नी कल्ट की शुरुआत करी थी, हम आगे देखेंगे, ठीक है। उन्होंने पत्नी कल्ट की शुरुआत करी थी, उनका नाम था चिरान सेंगुतुगन, और पत्नी कल्ट है क्या, वो भी इस स्टोरी से एसोसिएटेड है जो इसमें लिखी हुई है। सो एक्चुअली इट इज रिटन बाय इलांगो अडिगल एंड इट इज दैट टेल्स अबाउट अ यंग मर्चेंट कोवलन मैरिज टू द वर्चुअस कन्नगी एंड हिज लव फॉर द कोर्टिसान माधवी। यह इलांगो अडिगल द्वारा रचित है, जो युवा व्यापारी कोवलन के सदाचारी कन्नगी से विवाह और गणिका माधवी के प्रति प्रेम की कथा बताता है। क्या कथा है वो थोड़ा समझ लीजिए। कथा कुछ इस तरीके से है कि ये जो कोवलन है, ओके, एंड जो कन्नगी है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, जीवन सुखी तरीके से चल रहा था, ठीक है। कोवलन एक दिन गए भरतनाट्यम डांस देखने, भरतनाट्यम परफॉर्म करेंगी माधवी, ठीक है। माधवी वाज भरतनाट्यम डांसर, और इतना मंत्रमुग्ध हो गया कोवलन, इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि कोवलन ने अपनी वाइफ कन्नगी को छोड़ दिया और माधवी से शादी कर ली, तो माधवी के साथ रहने लगी, कन्नगी को छोड़ दिया ओवर द टाइम, ठीक है। अगेन मैन विल बी मैन, भले सीक्वेंस चलता है, होता ना होता, लेकिन मैं तो नहीं देगा, ठीक है। खैर, तो फिर हुआ ये कि जब माधवी ने कोवलन को लगा कि
वो उनको चीट कर रही हैं, धोखा दे रही हैं, फिर उनके लिए सही नहीं है, ठीक है, तो कोवलन ने माधवी को छोड़ दिया और फिर से कन्नेगी के पास चले गए। अब नॉर्मली कोई होगी वेमेन तो क्या कहेगी, चला जाए यहाँ से, यही तो कहेगी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं किया कन्नेगी ने। कन्नेगी एक्सेप्टेड हिम, दैट इज कोवलन को कन्नेगी जी ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, और यहाँ तक कि कोवलन की थोड़ी सी बेइज्जती टाइप हो गई थी, कैसे कोई काम देगा, है ना। तो इसीलिए ये लोग पहले तो चोला जो किंगडम है दैट इज यहाँ पे रहते थे, उसके बाद थोड़ा सा नीचे की ओर माइग्रेट करके मदुरई में, और मदुरई में इन्होंने क्या कन्नेगी ने अपनी पायल वगैरह कोवलन को दी कि जा इसको बेच के कुछ काम देखो, ठीक है, तो जाओ और बेच के कुछ काम वगैरह देखो, क्योंकि वहाँ पे तो काम मिलने से रहा जहाँ पे उन्होंने ये किया था, ठीक है। तो कोवलन जब इसको बेचने जाते हैं सुनार के पास, ठीक है, जहाँ से इनको पैसे मिलने वाले थे, तो उसको ऐसा लगा कि ये तो जो वहाँ के महाराजा हैं, पांडा यहाँ पर किंगडम हुआ करता था मदुरई में, तो जो वहाँ के राजा हैं उनकी जो रानी जी हैं, रानी साहिबा की पायल है, चुरा के लाया है, ऐसा उनको लगा, क्योंकि बहुत सिमिलर मैचिंग थी, क्योंकि उसने बनाई थी उनकी भी पायल, तो इसीलिए वो यानी कि सुनार टाइप जो होता है पैसे देने वाला था, वो एक बात राजा को बताता है कि इसने आपकी जो रानी साहिबा की पायल चुराई है, तो इसीलिए जो राजा होते हैं उनको मृत्यु दंड दे देते हैं, किसको, कोवलन को, इस चक्कर में, ठीक है, जबकि वो सही नहीं था, वो बाद में पता चलता है कि एक्चुअल में वो पायल तो उनकी थी नहीं, वो तो कन्नेगी की थी, वो तो कन्नेगी की थी, लेकिन बहुत सिमिलर तरीके से दिख रही थी। जब कन्नेगी की बात पता चलती है तो कन्नेगी ने काइंड ऑफ श्राप दिया, और इस तरीके से जो पांड्या एम्पायर था, जो राजा था जिनका, जो पांड्या किंगडम का पूरा एम्पायर खत्म हो जाता है, उनकी पूरी नगरी जल जाती है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा स्टोरी है। तो कन्नेगी को जो है आज भी भगवान के रूप में पूजा जाता है, ठीक है, साउथ इंडियन में अगर आप साउथ में जाओगे तो गॉडेस के रूप में इनको पूजा जाता है फॉर हर क्वालिटीज, ठीक है, कन्नेगी जी को। चलो क्लियर है। अब होता क्या, एक और टेक्स्ट है दैट इज मनी मेघालय। मनी मेघालय कौन है, तो ये कोवलन और माधवी इन दोनों की डॉटर होती है, समझ आप। कन्नेगी इसकी वाइफ थी, लेकिन कन्नेगी उसकी डॉटर नहीं, एक्चुअली कोवलन और माधवी की डॉटर है, जिसका नाम है मनी मेघालय, जिसको लिखा है चितलाई चितरनाल है, विच एपिक्स स्टोरी ऑफ कोवलन माधवीज डॉटर मनी मेघालय। तो मनी मेघालय की स्टोरी है ये, इसमें इसके बारे में ऐसे डिटेल में नहीं पढ़ना, बस ध्यान रखिएगा ऑथर के बारे में, ओके ना। अब हम यहाँ पे ज्योग्राफी के बारे में, क्योंकि अब जब हम देखेंगे चेरा चोला पांड्या के बारे में तो हमें पता चलना चाहिए, थोड़ा पता होना चाहिए किस तरीके से किंगडम्स बने, चेरा चोला पांड्या किस तरीके से स्टैब्लिश हुए। तो ये स्टैब्लिश हुए धीरे धीरे थिनाई से। व्हाट वाज थिनाई, तो थिनाई रेफर्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडस्केप और ज्योग्राफिक डिविजन्स ऑफ तमिलनाडु। ये तमिलनाडु के विभिन्न प्रकार के जो भूदृश्य या भौगोलिक विभाजनों को संदर्भित करता है, यानी कि डिफरेंट रीजन थे, फार साउथ का एरिया है, तो जो डिफरेंट रीजन को एक नाम दिया गया, जैसे कि जो रेड रीजन आप देख रहे हैं दिस वाज कॉल्ड एज कुरुंची तिनाई, जो ग्रीन आप देख पा रहे हैं दिस वाज कॉल्ड एज पलई तिनाई, और इसके बाद जो आप देख पा रहे हैं दिस वाज कॉल्ड एज मुल्लाई तिनाई, जो ब्राउन आप देख पा रहे हैं दिस कॉल्ड एज मारुटाइन तिनाई, और जो ये ब्लू कलर के एकदम जो कोस्ट, बिकॉज यू नो कि यहाँ पर क्या है अरेबियन सी है एंड दिस इज द बे ऑफ बंगाल, एकदम कोस्ट के किनारे है, तो दिस इज नेटल तिनाई। अब इसका मतलब क्या है, तो कुरुंची का मतलब है यहाँ पे जो लोग हंटिंग और गैदरिंग इन्वॉल्व थे, शिकार और संग्रहण में, ठीक है, इन्वॉल्व थे, तो ये वाला जो था मेनली हंटिंग एंड गैदरिंग मेनली कर रहे थे। देन इसके बाद आते हैं, ठीक है, ये कौन है, कुरुंची तिनाई। देन इसके बाद आते हैं जो ग्रीन वाला पलई तिनाई, दे वर कैटल लिफ्टर्स एंड प्लंडर्स, ये पशु अपहरण करने वाले और लूट पाट करते थे, कौन, जो आपके पलई तिनाई। इसके बाद आते हैं मुल्लाई तिनाई। मुल्लाई तिनाई डिड द एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन करते थे, पशुओं को पालने का काम रहता था मुल्लाई तिनाई का। देन मारुटम आते हैं ब्राउन रीजन में, दे एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर, और नेटल तो ऑब्वियस बात है कि ये कोस्ट में रह रहे हैं तो क्या करेंगे, फिशिंग और सॉल्ट कलेक्शन, यानी कि मछली पकड़ने का काम करेंगे और नमक संग्रह में संलग्न रहेंगे, यानी कि नमक वगैरह बनाते थे इवापोरेट करके जो सी वाटर होता था उसको, ठीक है। तो हंटिंग गैदरिंग हो गया ये वाला, ठीक है, कौन सा, कुरुंची तिनाई। देन ये क्या करते थे, प्लंडर एंड लूट करते थे, ठीक है, एनिमल सी, ये क्या करते थे, ये कौन है, ये मुल्लाई है, ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री करेंगे। और मारुटम क्या करते थे बताइए, तो ईच तिनाई हैड अ चीफ, हर तिनाई का चीफ होता था, मतलब एक काइंड ऑफ राजा होता था, ठीक है, जैसे नहीं आंसर ऑफ अर्ली वैदिक एज में एक ट्राइबल चीफशिप थी, उस ट्राइब का लीडर था, धीरे धीरे वो टेरिटोरियल लीडरशिप में गया, वैसे ही यहाँ पर। तो पहले तो ये तिनाई थे, जहाँ पे लीडर को करता मुवेंदर बोला गया उसको, मुवेंदर, मुवेंदा वाला नहीं, मुवेंदर जो उसका चीफ होता था, विच वाज लेटर डिवाइडेड इनटू चेरा चोला पांड्या। तो ये धीरे धीरे आपस में लड़ झगड़ के और इन्होंने तीन किंगडम्स बनाए, चेरा चोला और पांड्या, जिसके बारे में यहाँ पे हम देखने वाले हैं, चेरा चोला पांड्या के बारे में, ओके, यस। सर याद कैसे करेंगे, सब ट्रिक दे दीजिए। ट्रिक थोड़ा सा अपने आप से बना सकते हो, देखो नेटल के लिए तो आई थिंक कोई उसकी जरूरत नहीं है, हाँ, नेटल के लिए कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मुल्लई का याद कर सकते हो, ठीक है, जैसे थोड़ा जैसे आपको पता है ना, मतलब थोड़ा सा तुम भावना को समझाऊँ बोलूँगा तो कुछ विवाद हो जाएगा, लेकिन ठीक है, तो कुछ तो रिलेट कर लो कि एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, ठीक है, मुल्लई, ओके, पशुपालन। देन कुरुंजी दे एंगेज्ड इन दी हंटिंग एंड गैदरिंग, कुरुंजी पलई पाल रहे हैं, ठीक है, किसको किसको पाल रहे हैं, तो एक्चुअली पाल ये नहीं है एनिमल्स को, ये क्या कर रहे हैं, जो लोग पाल रहे हैं, ठीक है, एनिमल्स को उनको उठा रहे हैं, ठीक है, ऐसे याद कर लो कि भैया ये क्या कर रहे हैं, ये कौन है, ये हंट कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, देखना ध्यान समझना, ठीक है, कुरुंजी वाले सबसे अंदर वाले हंट कर रहे हैं और गैदर कर रहे हैं। जो पलई वाले ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ कैटल लिफ्ट कर रहे हैं, प्लंडर कर रहे हैं, ऐसे समझना। यहाँ पे हो रहा है एग्रीकल्चर, यहाँ पे एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर हो रहा है, सॉरी एग्रीकल्चर बोलो, एनिमल हस्बेंड्री। तो यहाँ से जब एनिमल हस्बेंड्री हो रहा है, यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री हो रहा है, यहाँ पे हंटिंग और गैदरिंग कर रहे हैं, क्या गैदर कर रहे हैं, जो हंट कर रहे हैं, तो बीच वाले क्या करेंगे भाई, यहाँ से एनिमल्स को उठा लो और यहाँ से जो ये लोग मार के ला रहे हैं उसको प्लंडर कर लो, ठीक है, तो ऐसा कौन कहेगा, पलाई वाले कहेंगे कि भाई तो कैटल लिफ्ट कर लो मुल्लाई तिनाई वाले रीजन से, और कुरुंजी तिनाई वाले से प्लंडरिंग कर लो जो लोग हंट और गैदर करके लाए। तो कुरुंजी और मुल्लाई के बीच में कौन है, पलाई, कुरुंजी और मुल्लाई के बीच में कौन है, पलाई। एंड नेटल तो बड़ा आसान है, नेटल में तो फिशिंग और आपका सॉल्ट मेकिंग करते थे, ठीक है। अब आते हैं चेरा पे, तो ये तीन किंगडम्स हैं जो यहाँ पर बने, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये था आपका चेरा रीजन जो प्रेजेंट डे आपको केरल में देखने को मिलेगा, प्रेजेंट डे तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा ये पांड्या वाला, तमिलनाडु और थोड़ा सा हल्का पार्ट ऑफ सदर्न आंध्र प्रदेश ये आपको देखने को मिलेगा चोला, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे चेरा के बारे में। दे वर रूलिंग इन दी केरला एंड पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, यानी केरल और कुछ पार्ट ऑफ तमिलनाडु में इनका रूल था। कैपिटल इनकी वंजी और करूर थी, तो कहीं कहीं आपको करूर भी देखने को मिलेगी, या तो वंजी या करूर, ठीक है, तो करूर भी आपको इनकी कैपिटल ध्यान रखनी है। पोर्ट सिटीज की अगर बात करेंगे, बंदरगाह नगर कौन कौन से थे, तो मुजरिस था और टोंडी था, ठीक है, जिसको मुख्यतः व्यापार के लिए इस्तेमाल किया था, दैट वाज यूज्ड मेनली फॉर द ट्रेडिंग पर्पसेस। एम्ब्लेम क्या था यहाँ का, एम्ब्लेम वाज बो एंड एरो, दैट इज धनुष और बाण। ग्रेटेस्ट चेरा रूलर वाज सेंगुत्तुवान, सेंगुत्तुवान को रेड चेरा के नाम से जानते हैं, और इन्होंने ही पत्नी कल्ट शुरू किया था। व्हाट इज पत्नी कल्ट, पत्नी कल्ट वही कन्नेगी को एज अ गॉडेस वर्शिप करने का काम इस कॉल्ड एज पत्नी कल्ट इन्होंने शुरू किया था। एंड सेंगुत्तुवान के ही छोटे भाई थे इलांगो अडिगल, जिन्होंने आपकी सीला पतिक्रम लिखी थी, जिसमें कोवलन कन्नेगी और माधवी की स्टोरी दी हुई है। इनको हम रेड चेरा के नाम से भी जानते हैं। पुगालूर इंस्क्रिप्शन जो है तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा, कारूर में तमिलनाडु मेंशंस अबाउट देम, ये किसके बारे में मेंशन करता है, जो पुगालूर इंस्क्रिप्शन है, जो चेरा रूलर्स थे उनके बारे में। अब आते हैं चोलास पे, तो नोन एज चोल मंडलम, ठीक है, नोन एज चोल मंडलम, तो चोल मंडलम के नाम से ही जाने जाते थे। कैपिटल की अगर बात करेंगे तो कुहड़ या उरायू थी, कुहड़ जो आज का कावेरी पट्टनम है, आज का इसको हम कावेरी पट्टनम के नाम से जानते हैं, ओके, एंड उरायूर। पुहड़ इज द पोर्ट सिटी एंड इज आल्सो नोन एज कावेरी पट्टनम दिया भी हुआ है। एम्ब्लेम इनका टाइगर था, अर्लीस्ट रूलर इनके थे एलारा, ठीक है, एलारा वाज दी अर्लीस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ग्रेटेस्ट रूलर की अगर बात करेंगे तो कई काल थे। अब ध्यान रखिएगा इस चीज को
कि चोला जो है हम फिर से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे चोलास के बारे में। चेरा और पांड्या के बारे में तो जितना यहाँ पर देख रहे हैं उतना ही करना है, लेकिन चोलास के बारे में हमारा डिटेल लेक्चर होगा, क्योंकि बाद में रफली 9th सेंचुरी एडी के टाइम पे फिर से चोलास रीइमर्ज होते हैं। अभी तो हम बात करें 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 3rd सेंचुरी एडी तक की, यानी इसके बाद 3rd सेंचुरी बीसी 3rd सेंचुरी एडी यानी 300 एडी, इसके बाद चोलास डिसअपियर हो जाते हैं और उसके बाद फिर से 9th सेंचुरी एडी में फिर से इनका रीइमर्जेंस होता है और उनको हम बोलते हैं इंपीरियल चोलास या लेटर चोलास। उनके बारे में डिटेल में पढ़ना होता है, जिसमें अगर आपने कभी सुना हो राजा राजा चोला, राजेंद्र चोला, वो सब उसी में आते हैं। यहाँ पे नहीं पढ़ना है कि उन्होंने क्या टेंपल्स बनवाए, क्या लैंड डोनेशन से, कुछ नहीं, सारा वहीं पे देखना है उसको, ठीक है। ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे? कराईकाल। ही फॉट द बैटल ऑफ वेन्नी अलोंग द कावेरी रिवर एंड आल्सो डिफीटेड कंबाइंड आर्मीज ऑफ चेरा एंड पांड्या। तो यहाँ हमें टेक्स्ट से पता चलता है कि किस तरीके से जो चोला रूलर थे कराईकाल, उन्होंने वेन्नी का बैटल लड़ा था कावेरी रिवर के बैंक्स में, और जिसमें चेरा और पांड्या की जो कंबाइंड फोर्सेस हैं उनको हराने का काम किया था किसने? कराईकाल ने। दे ट्रेडेड इन कॉटन क्लॉथ फ्रॉम उरायूर। ये वे सूती वस्त्रों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। दे ट्रेडेड इन द कॉटन क्लॉथ। दे वर नोन फॉर देयर एफिशिएंट नेवल पावर। वे अपनी सशक्त नौसैनिक शक्ति के लिए भी जाने जाते थे। वो तो खैर हम अगेन डिटेल में देखेंगे, जब बाद में लेटर चोला जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि ये अपने नेवल पावर के लिए जाने जाते थे, जिसका यूज करके उन्होंने यहाँ पे जो श्री विजय एम्पायर था, श्री विजय एम्पायर था जहाँ पर शैलेंद्र डायनेस्टी का रूल था, उसको कॉन्कर किया था किसने? चोलास ने, ठीक है। बस थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे इसमें कि नेवल पावर के लिए जाने जाते थे। इनका एम्ब्लेम क्या था? इनका एम्ब्लेम था टाइगर। आई थिंक यहाँ लिखा हुआ नहीं, लिखा है, ओके। तो ध्यान रखना, इनका एम्ब्लेम जो था दैट वाज टाइगर लिखा हुआ है, ओके। अब ये चीज़ ये क्या है? व्हाट इज दिस? इसको बोलते हैं वट्टा किरुटल। दिस इज कॉल्ड एज वट्टा किरुटल। ये वट्टा किरुटल क्या होता है? तो जब भी कोई रूलर साउथ इंडिया में हार जाता था उस टाइम पे, ठीक है, तो वो क्या करता था, वो, ठीक है, या फिर हार जाता था या फिर पीछे से उस पर किसी ने वार कर दिया, तो काइंड ऑफ साउथ डायरेक्शन की ओर फेस करके वो फास्ट अनटू डेथ करता था। यानी कि वो लज्जा से इतना शर्मसार हो जाता था, मतलब अपनी डिफीट से इतना शर्मसार हो जाता था कि वो लोगों को फेस नहीं कर पाता था। लोगों को फेस करने से अच्छा वो ये सोचता था कि मैं मृत्यु को ही क्यों ना अपना लूं, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था सल्लेखना, जो एक परफॉर्मेंस, एक एक्टिविटी होती है जैन्स में, जहां पर आप फास्ट अनटू डेथ करते हो, अपनी बॉडी को फास्ट करते हो जब तक कि आपको डेथ नहीं आती। वैसे यहाँ पर होता है, जहाँ पर वो किंग और उसके जो एकदम स्टॉन्च फॉलोअर्स हैं वो एक साथ क्या करते हैं? वट्टा किरुटल करते हैं, जहाँ पर अपने प्राण त्याग देते हैं बिना कुछ खाए पिए, क्यों किया? तो हार गए या उन पर किसी ने पीछे से वार कर दिया है, ठीक है। अब आते हैं अपने लास्ट जो है दैट इज पांड्यास के बारे में देखते हैं। तो दे रूल इन दी तमिलनाडु वाला जो रीजन है, वे तमिलनाडु में शासन करते थे पांड्यास, एंड कैपिटल इनकी थी मदुरई। एम्ब्लेम का फिश, दे वर फर्स्ट टू बी मेंशन्ड इन मेगास्थनीज की बुक एज बीइंग फेमस फॉर देयर पर्ल ट्रेड। मेगास्थनीज की पुस्तक में उनका मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध होने के रूप में सबसे पहले उल्लेख मिलता है। यहाँ पे उल्लेख मिलता है कि किस तरीके से जो पांड्या किंगडम था, ठीक है, मेगास्थनीज की बुक कौन सी जगह बताइए, जहाँ जो पांड्या किंगडम है वो पर्ल्स में बहुत ट्रेड करता है, व्यापार करता है मोतियों से, ठीक है। पोर्ट सिटी थी कोलकाई। इनफैक्ट जो हमें और भी उस टाइम पे जो ग्रीक, ठीक है, मेन सी क्लास कल से होंगी, ठीक है। अच्छा ठीक है, देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। मेन सी क्लास बाकी कल से स्टार्ट होंगी आपकी, ओके। ओके ओके ठीक, ओके। तो यहाँ पर पोर्ट सिटी क्या थी? कोलकाता। जैसे वहाँ देखा था मुजरी टोंडी थी यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे मुजरी और टोंडी, और चोलाज में थी पुहड़ कावीपट्टनम, और पांड्याज में अगर बात करेंगे तो दैट वाज कोलकाता, ठीक है। एंड दे ट्रेडेड विद द रोमन एम्पायर। इनका रोमन एम्पायर से भी काफी अच्छा खासा ट्रेड होता था, ठीक है, क्लियर। इनफैक्ट जो अगस्त टेंपल है, जो रोमन एक्चुअली जिस भी जहाँ पे भी ट्रेड करते थे वहाँ पर एक टेंपल जरूर बनवाते थे वो अगस्त का, ठीक है। तो वो टेंपल भी हमें देखने को मिलता है यहाँ से, ठीक है। मतलब टेंपल के बारे में पता चलता है, टेंपल देखने को नहीं मिलता है, लेकिन माना जाता है, कहा जाता है कि यहाँ पे टेंपल हुआ करता था पांड्या किंगडम में। खैर, तो पर्ल्स का जो ट्रेड है, तो मेगास्थनीज की कौन सी बुक है? दैट इज इंडिका। जहाँ पे अगर आपको याद हो तो मेगास्थनीज ने जो इंडियन सोसाइटी उसको ये बोला था कि कितने वर्ड में डिवाइडेड है? 7 वर्ड में डिवाइडेड है, ऐसा उसका कहना था। सोसाइटी की अगर बात करेंगे तो सोसाइटी डिवाइडेड थी, जैसे कि यहाँ पे रूलिंग क्लास था दैट वाज कॉल्ड एज अरासर। ट्रेडर्स को बोला गया वैश्य। जो रिच क्लास था यानी जो धनी वर्ग था उसको बोला गया वेल्लर। लोअर क्लास जो लैंडलेस लेबरर्स स्लेव्स उनको बोला गया कदैसी यानी आदमी, और जो ऑर्डिनरी प्लोमैन था यानी कि जो साधारण हल चलाने वाला था उसको बोला गया उजाबुर। सो रूलिंग क्लास वाज अरासर, ट्रेडर वर वैश्य, रिच क्लास और वेल्लर, ठीक है। वेल्ले से आप लोग ये लोग वेल्ले हैं, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्यों? उनके पास बहुत पैसा है, रिच क्लास है, धनी वर्ग है, ठीक है। लोअर क्लास की अगर बात करेंगे तो दिस इज कदैसी और आदमी, और ऑर्डिनरी प्लोमैन है आपके उजाबुर। सो अरासर, वैश्य, वेल्लर, कदैसी और उजाबुर, इनके बारे में ध्यान रखेंगे कि किसको क्या बोला जाता था, ओके। नाउ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे तो ड्यूरिंग द संगम पीरियड हेरिटरी मोनार्की वाज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन संगम काल में वंशानुगत राजतंत्र शासन प्रणाली हुआ करती थी, यानी कि हेरिटरी मोनार्की हुआ करती थी, यानी कि सिंगल पर्सन का रूल होता था और वो हेरिटरीशिप होती थी, उसका बेटा दिन रूलर बनेगा, उसका बेटा सो इस तरीके से चलेगी। अगर आप रिकॉल करें अर्ली वैदिक एज में कैसी थी बताओ? सोसाइटी अर्ली वैदिक एज में किस तरीके की थी? कॉमन डिटेल से बताइए। नोट, मुविंदा विलन एंड अरायार वर रिच टाइटल्स ऑफ रिच लैंड ओनर। तो जो बड़े लैंड ओनर हुआ करते थे उनको मुविंदा विलन या अरायार बोला जाता था, ठीक है। मुविंदा विलन या अरायार। वेल्लर कौन है? रिच लैंड लॉर्ड्स हैं, ठीक है, या फिर रिच पेजेंट्स हैं, नहीं जो बड़े, जो वो किसान जिनके पास बहुत ज़्यादा जमीन है वो है वेल्लालर, ठीक है, वो है वेल्लालर जिनके पास बहुत बहुत बड़े किसान हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे मुविंदा विलन और अरायार भी। मुविंदा विलन को कंफ्यूज मत करना मुविंदर से। मुविंदर कौन थे? जो चीफ हुआ करते थे, ठीक है, जो 3 चीफ हुआ करते थे उनको बोला जाता था मुविंदर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसी का यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, बिकॉज यहाँ पे और अर्ली वैदिक जो सोसाइटी थी वो कैसी थी? अर्ली वैदिक सोसाइटी दैट वाज मेनली हम देखें तो पैस्टोरल कम्युनिटी थी, ठीक है। बाद में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना फ्लरिश होना शुरू हुआ जब आयरन की डिस्कवरी हुई थी लेटर वैदिक एज में। एंड वी आर डन विद टुडेज लेक्चर। काफी छोटा था आज लेक्चर बिकॉज संगम काफी छोटा, ऑलराइट। चलो, तो अभी हम यहाँ पर करते हैं क्या क्वेश्चंस, एंड जिसको भी काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग चाहिए, बैच की नोट्स चाहिए, ठीक है, प्राइवेट टेलीग्राम पे आप यहाँ से परमा जी के बैच 4.0 से ले सकते हैं, राइट। जल्दी पहले क्वेश्चन करते हैं। डिस्काउंट दे दो लास्ट टाइम, नहीं डिस्काउंट कर देखो नहीं मिल पाएगा ऐसा, अगर आप सोच रहे हैं कि समराइज करते हैं, ठीक है, पहले क्वेश्चन कर ले, ओके। थैंक यू सो ब्यूटीफुल सेशन, थैंक यू कार्तिक जी। चलो, so Tolkappiyam is not correct. Tolkappiyam के बारे में कौन सा सही नहीं? It is a treatise on grammar. Yes, it is. It was found between the 1st and the 4th century. Yes, it was part of the संगम corpus. Yes, संगम का साहित्य का ही एक अंग था ये। सेकंड संगम में जो कि कंपोज हुआ तोलकाप्पियार ने इसको बनाया था। कहाँ पर हुई थी वो? कपाटपुरा में हुई थी आपकी संगम। इट वाज कंपोज बाय पनिनी। पनिनी ने तो अष्टाध्यायी लिखी थी, which is the oldest book on the grammar, but संस्कृत ग्रामर, नॉट ना कि तमिल ग्रामर, ओके। एक सेकंड रुकिए इस क्वेश्चन को, पहले तोलकाप्पियम फिर से करो क्वेश्चन। चलो, तो वर्क ऑन ग्रामर ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर, है ना। तमिल में तो है लेकिन पोएम नहीं है, ना डिडक्टिक वर्क है, वो तो थर्ड संगम में डिडक्टिक और आया था, ठीक है, मिलकन को। और ड्रामा कंपोज बाय चिराकिन, नो। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इंपॉर्टेंट पांड्या पोर्ट सेलिब्रेटेड फॉर इट्स पर्ल्स इन द संगम पोएम्स एंड ग्रीक अकाउंट्स में पता चलता है इस पांड्या पोर्ट के बारे में। तो मुजरी, कोलकाई, पुहड़, यारिका में। तो मुजरी एंड टोंडी, इनकी अगर बात करेंगे तो मुजरी और टोंडी ये कब बनाए गए थे, या सर ये कहाँ के पोर्ट थे? या फिर चिराग के थे, ठीक है, चिराग जो किंगडम था उसके थे। कोलकाई ये पांड्यास का पोर्ट था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर होगा। पुहड़ की बात करेंगे तो ये चोलास का था, ठीक है, चोल का। चलिए
आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग तमिल टेक्स्ट डील्स विद द ग्रामर, कौन सा है जो ग्रामर से डील करता है? अगेन मणिमेकलाई शिलापतिक्रम तोल्काप्पियम एंड पतिरुपट्टू। तो मणिमेकलाई शिलापतिक्रम दीज वर एपिक्स, ना कि ग्रामर से एसोसिएटेड, ग्रामर से आपका तोल्काप्पियम था। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिस ऑफ वट्टाकिरुटल एज मेंशन्ड इन द संगम पोएम्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित वट्टरिकुट्टल, ठीक है, की प्रथा से को स्पष्ट दर्शाता है? ये पूछा गया आपका सिविल सर्विस में 2023 में, ठीक है। किंग्स एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड्स, नो। लर्नेड पर्सन्स असेंबलीज, नो। आंसर क्या हो जाएगा? किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ, ऑप्शन नंबर डी। तो जब किसी की डिफीट हो जाती थी तब ये परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द संगम लिटरेचर इन एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? बताइए, संगम लिटरेचर के बारे में कौन सा सही है? संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू द मेटेरियल कल्चर, संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वाज नोन टू संगम पोएट्स, संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक्स, संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज इरेशनल, संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है। नाउ वी नो ये जो संगम लिटरेचर है, ठीक है, अब इसके बारे में इतना डिटेल में तो नहीं पढ़ा कि इसमें कोई मटेरियल कल्चर था कि नहीं था, वॉरियर एथिक्स था कि नहीं था, और कौन पढ़ता है? कोई नहीं है। भले ही सेल्स में क्वेश्चन पूछा गया, बट आप ये मत सोचना कि हर किसी वो जो सेल्स की प्रिपरेशन करते हैं वो पढ़ते हैं, नहीं पढ़ता कोई। लेकिन आप ये देखो कि संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मेटेरियल कल्चर, यानी कि भौतिक संस्कृति कोई संदर्भ था ही नहीं, एक्सट्रीम है ये स्टेटमेंट। अगर एक भी रेफरेंस होगा तो अपने आप स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सिमिलरली तीसरा भी अगर हम यहाँ पर पढ़ेंगे, दैट इज संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक्स, संगम कविताओं में समझ सॉरी का कोई संदर्भ था ही नहीं। अगेन ये भी एक्सट्रीम सेंस में जा रहा है, ये भी सही नहीं होगा। द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वाज नोन, ठीक है, ये जर्नलिस्टिक है कि हाँ सोशल क्लासिफिकेशन वर्ना के वर्ण सिस्टम के बारे में इनको पता था संगम पोएट्स को, तो पता ही होगा। अगर नॉर्थ में था, ठीक है, तो साउथ में थोड़ा बहुत तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि नॉर्थ में बिल्कुल था और साउथ में बिल्कुल पता ही नहीं था उसके बारे में, ठीक है। वैसे साउथ में था नहीं, लेकिन पता था कि हाँ वर्ण सिस्टम इस तरीके से था, ठीक है। संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेस इरेशनल, अब मुझे बी और सी डी में चुनना है तो आई वुड गो विद बी बिकॉज़ थोड़ा सा अफर्मेटिव टाइप लग रहा है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी विद रेफरेंस टू एंशिएंट साउथ इंडिया कोलकाई पूमपुहर एंड मुसिरी वर वेल नोन, तो ये क्या थे? कैपिटल सिटीज थे, पोर्ट्स थे, सेंटर्स ऑफ फाइन स्टील मेकिंग थे, फिर श्राइन्स ऑफ जैन तीर्थंकर थे। तो अगर बात करेंगे कोलकाई पूमपुहर और मुसिरी, सो दीस वर वेल नोन पोर्ट्स, ठीक है। मुसिरी और टोंडी किसका था? वो था आपका चेरा का, कोलकाई आपका पांड्यास का था, और पूहर चोलास का था। ओके, इनको जरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। नोट्स अपलोडेड है सबके, संदीप जी आप चेक करिए जाके, नोट्स नॉट अपलोडेड, हाँ एक लेक्चर अपलोडेड है। चलिए, तो अब बताइए इसको ऑर्डर में लगाना है। अब मैंने आपको बताया था, क्यों मैं आपको टाइम पीरियड बताता था, इसीलिए बताता था सो दैट कि इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाओ। अष्टध्यायी, ठीक है, पनिनी याद है कुछ जो पनिनी ने लिखी थी, ये कब कंपोज हुई थी? लगभग 5th सेंचुरी बीसी में, 500 बीसी के आसपास, 400 से 500 बीसी के आसपास। संगम लिटरेचर भरत जी का नाट्यशास्त्र, चरक संहिता, चरक संहिता अगर आपको याद हो तो ये लगभग 400 बीसी में बनी थी, लेकिन उसके बाद 200 एडी आसपास कनिष्क के टाइम पे चरक ने चरक संहिता को फर्दर जो थी उसको फर्दर और इंप्रोवाइज करने का काम किया। तो ये बात तो ट्रू है कि जो हमने पढ़ा था कि अष्टध्यायी इज द ओल्डेस्ट बुक ऑन द ग्रामर, ठीक है। तो 4 से शुरुआत होगी, और 4 से शुरुआत होगी तो एक ही ऑप्शन है जहाँ 4 से शुरुआत हो रही है, ओके। एंड संगम लिटरेचर वी नो 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी, ठीक है, 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी जो भरत ने नाट्यशास्त्र लिखी, दैट वाज लगभग हम बोल सकते हैं 2nd सेंचुरी, मतलब वही लगभग 1st से 2nd जो सेंचुरी एडी का जो टाइम पीरियड है तब लिखी गई थी। तो भरत की जो नाट्यशास्त्र भरत मुनि की जो हम पढ़ेंगे, जो हम क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, जिसमें भरतनाट्यम, कथकली सबके बारे में मेंशन है, वो यही नाट्यशास्त्र है जिसको कि हम 5th वेद के नाम से भी जानते हैं, 5वें वेद के नाम से भी जानते हैं, 4 3 1 2। नाउ जो हमने क्वेश्चन थोड़े उनको कर लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मदुरई द कैपिटल सिटी ऑफ द पांड्या किंगडम, पांड्या किंगडम के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कौन सा सही है। इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन मदुरई कांची वाज एज अ लार्ज ग्रैंड सिटी एंक्लोज्ड बाय वॉल्स ऑन 3 साइड्स एंड द वैगई रिवर ऑन द 4th साइड। द अर्थशास्त्र मेंशन्स इट एज द सेंटर ऑफ फाइन कॉटन टेक्सटाइल्स, अदर लिटरेरी सोर्सेस डिस्क्राइब इट एज अ मेजर क्राफ्ट सेंटर। ना मदुरई के बारे में कि इट वाज फेमस फॉर पर्ल ट्रेडिंग, ये अर्थशास्त्र नहीं बताती है कौटिल्य की, ठीक है, ये कौन बताता है? मेगास्थनीज की इंडिका बताती है। तो दूसरा वाला यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और अगर ये गलत होता है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3rd। बट एक सेकंड को अर्थशास्त्र मेंशन्स इट एज अ सेंटर ऑफ फाइन कॉटन, ओके ओके ओके, कॉटन का ही है, पर्ल ट्रेडिंग का मेंशन था, ठीक है, पर्ल ट्रेडिंग का मेंशन था मेगास्थनीज की इंडिका में, और यहाँ पर लेकिन बात हो रही है कॉटन टेक्सटाइल की। 3rd अदर लिटरेरी सोर्सेस मेजर, ये तो तीसरा तो सही होगा यार, ठीक है, तीसरा तो सही होगा ही होगा। अगर तीसरा सही होगा तो ये और दोनों तो नहीं हो सकते हैं। दैट मीन्स कि 2 3 एंड 1 2 3, 1 को अपन को चेक करना है, 1 को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा। इट अभी देखो ये अगर आप देखो ना, 3rd स्टेटमेंट ढंग से पढ़ो तो ये बहुत ही जनरलिस्टिक टाइप का स्टेटमेंट है। अदर लिटरेरी सोर्सेस डिस्क्राइब एज अ मेजर क्राफ्ट सेंटर, किसी पर्टिकुलर क्राफ्ट की तो बात नहीं कर रहा है और ना किसी पर्टिकुलर लिटरेरी सोर्स की बात कर रहा है। अदर लिटरेरी सोर्सेस यानी कोई है लिटरेरी सोर्सेस जो इसको मेंशन करते हैं मेजर क्राफ्ट सेंटर के बारे में, तो कोई ना कोई टेक्स्ट होगी जो मेंशन कर पाओगे। तो बहुत ही जनरलिस्टिक टाइप का स्टेटमेंट है, जो जनरलिस्टिक होते हैं जनरली सही होते हैं, ओके, ठीक है। पहला वाला जो है मदुरई कांची के बारे में, ये पूरी तरीके से ये तो पूरी तरीके से सही है आपका, ठीक है। अर्थशास्त्र का अर्थशास्त्र मेंशन एज अ सेंटर ऑफ फाइन कॉटन टेक्सटाइल्स, अर्थशास्त्र इतना मुझे याद है, अर्थशास्त्र में मेंशन तो नहीं था कुछ कॉटन टेक्सटाइल वगैरह का। अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख सूती वस्त्रों के केंद्र के रूप में किया गया, मेगास्थनीज की इंडिका में तो है, लेकिन अर्थशास्त्र में सच तो नहीं है, ठीक है। पर्ल ट्रेड के बारे में वहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें इंडिका में पर्ल ट्रेड के बारे में, कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस था पांड्या किंगडम, लेकिन अर्थशास्त्र में इसका डिफिनेशन तो नहीं मिलता है, 1 and 3 कोई है नहीं। अभी के लिए इसमें आप टिक करो 1 ओनली, ठीक है, 1 ओनली, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्योंकि अर्थशास्त्र में ऐसा कोई मिलता नहीं, जितना मुझे पता है कोई ऐसा रेफरेंस नहीं है। ध्यान रखना, जो हमने पढ़े थे अशोक के इंस्क्रिप्शन, अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है, इनफैक्ट जो आप 2nd नंबर का देखोगे, आप 13 नंबर का देखोगे, जिसमें कलिंग वॉर के बारे में मेंशन है, तो यहाँ पर चेरास के बारे में मेंशन, इनको केरल पुत्र के नाम से मेंशन कर रखा है, पांड्या के बारे में मेंशन कर रखा है, ठीक है, चोलास के बारे में मेंशन कर रखा है, और इनफैक्ट सीलोन यानी श्रीलंका के बारे में मेंशन कर रखा है, बस इनके बारे में। ये तो बात कर रहा हूँ अशोक के इंस्क्रिप्शन की, 2nd और 13 मेगास्थनीज की इंडिका में, बट अर्थशास्त्र से तो हमें ऐसा कोई एविडेंस देखने नहीं मिलते हैं जितना मुझे पता है। और अगर दूसरा गलत हो गया तो पहला तो फिर सही होना ही होगा, 1 ओनली, तो 1 ओनली भी आप मार्क करो, ठीक है। चलो पहला वाला क्वेश्चन करते हैं, रेफरेंस टू एंशिएंट साउथ इंडिया टर्म्स विचित्र चित्र, चित्रकरपल्ली और चैत्यकरी रेफर्स टू, ये सब क्या है? मार्केट है, टेंपल्स हैं, टाइटल्स हैं, सेंटर्स ऑफ कलर मेकिंग है, तो दीज आर दी टाइटल्स। ये जब हम चोलास के बारे में सॉरी पल्लवास के बारे में पढ़ेंगे, अभी आएंगे ना पल्लवास, ठीक है, पल्लव कौन थे वो भी देखेंगे आगे चल के। तो उन्हीं के राजा हुए महेंद्र वर्मन 1, उन्होंने ये टाइटल्स लेकर रखे थे, विचित्र चित्र हो गया, चित्रकरपल्ली हो गया, फिर चैत्यकारी हो गया, उन्होंने ये टाइटल लिए थे। विचित्र चित्र का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जो कि बहुत ज़्यादा सोचता है, जो बहुत ज़्यादा अपने बारे में, वर्ल्ड के बारे में सारी चीज़ें सोचता है, उसको हम बोलते हैं विचित्र चित्र। विचित्र चित्र दैट मींस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड, ठीक है। और ये काइंड ऑफ इसका मतलब होता है, चित्रकरापुली का मतलब होता है टाइगर,
ठीक है, तो टाइटल्स थे आपके जो लिए गए थे भाई महेंद्र वर्मन वन, जो कि पल्लव डायनेस्टी के रूलर थे। द टर्म संगम रेफर्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, संगम शब्द निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? लिटरेरी असेंबली ऑफ तमिल स्कॉलर्स, साउथ इंडियन रिलीजियस टेक्स्ट, अ टाइप ऑफ तमिल पोएट्री, या फिर अ तमिल डायनेस्टी। संगम, संगम क्या है? तो संगम है आपकी लिटरेरी असेंबली ऑफ तमिल स्कॉलर्स। ऑप्शन नंबर ए, रीड द बिलो स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। बिल्कुल, चार जीपीटी तीनों को सही बता रहा है क्वेश्चन 3 का। चार जीपीटी से हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते बिकॉज़ चार जीपीटी कई बार गलत आंसर बताता है, इसलिए ऑफिशियल आंसर की देखनी पड़ेगी, ठीक है। द म्यूरल्स ऑफ तिरुमलाईपुरम एंड सित्तनमसाल केव्स आर इंपॉर्टेंट सर्वाइविंग एग्जांपल्स ऑफ पांड्या आर्ट, दिस इज ट्रू, ठीक है। म्यूरल्स मतलब जो फॉर्म ऑफ आर्ट होती है, जो वॉल्स में बनाई जाती है आर्ट को म्यूरल कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। चलो, तो दीज म्यूरल्स आर मेनली फाउंड ऑन द आउटर वॉल्स ऑफ द टेंपल्स एंड डिपिक्ट मिथोलॉजिकल वॉर सीन्स। नाउ दिस इज रॉन्ग बिकॉज़ आउटर वॉल्स पे नहीं बना हुआ था, ये इनर वॉल्स पे बना हुआ था, ठीक है, इनर वॉल्स पे। तो असर्शन तो ट्रू होगा बट रीजन फॉल्स होगा, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, 14th है द 5 विलेज कमिटीज वरियम सच एज नीलयाई वरियम एंड नीधि वरियम वर अ यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर ऑफ व्हिच द फॉलोइंग डायनेस्टीज। तो किस डायनेस्टी के फीचर थे? पांड्या, मौर्य, सातवाहन या फिर गुप्तास? किनका फीचर थे 5 विलेज कमिटीज? चोलास, चोलास नहीं, पांड्यास, मौर्य, सातवाहन, गुप्तास। तो ये तो होंगे नहीं, ऑब्वियस बात है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। 5 विलेज कमिटीज। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज कंसीडर्ड द अर्लीस्ट तमिल ग्रामर वर्क। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सबसे प्राचीन तमिल व्याकरण ग्रंथ माना गया? मणिमेकलाई, चतुर्णानी लिखी थी, तोलका पीएम आंसर होगा। शिलापति किसने लिखी? जल्दी से बताइए। वो अमंग द फॉलोइंग, सॉरी, विच अमंग द फॉलोइंग साउथ इंडियन किंगडम्स इज नोन फॉर द कॉन्क्वेस्ट दैट क्रॉस द रिवर गंगा? अगेन चोला आंसर होगा बट अभी इसके बारे में पढ़ा नहीं है, वो हम आगे देखेंगे जब राजेंद्र चोला वन के बारे में देखेंगे किस तरीके से गंगा रिवर क्रॉस करके उन्होंने रूलर्स को हराया था। द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी वाज रिटन इन दी। तो कब ये लिखा गया था पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी? तो ये लिखा गया था आपका 1st सेंचुरी एडी के टाइम पे, ठीक है, 1st सेंचुरी एडी के टाइम पे लिखा गया था। और ये एक ग्रीक टेक्स्ट है, जहाँ पे हमें साउथ इंडियन किंगडम्स के बारे में पता चलता है कि किस तरीके से ट्रेड करते थे, ठीक है, ट्रेड किस तरीके से साउथ इंडियन किंगडम्स का होता था, ये पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी से पता चलता है। ऑथर कौन था? ओरिजिनल ऑथर इसका किसी को नहीं पता है, तो ऑथर के बारे में आपसे नहीं पूछेगा। बाद में इसको एक कोई तो विल्फ्रेड करके हुए ऑथर उन्होंने कंपोज किया था, विल्फ्रेड, लेकिन वैसे ओरिजिनल ऑथर किसी को नहीं पता। डज नॉट बिलोंग टू द संगम पीरियड। कौन नहीं है? तो चेरा भी है, चेरा यहाँ पर है, पांड्या यहाँ है, चोला यहाँ पे है, बट गुप्ता भी नहीं, ठीक है। गुप्ता कल हम स्टार्ट करेंगे, तो गुप्ता इज इंपॉर्टेंट नो डाउट, बट कल स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स ऑफ संगम पीरियड हैज बीन रिगार्डेड एज द कलेक्शन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग तमिल पोएट्री। तमिल पोएट्री कौन सी है? मणिमेकलाई इज नॉट अ पोएट्री, ठीक है, ठीक है, मणिमेकलाई इज नॉट अ पोएट्री, नीदर इज पट्टू पट्टू, ठीक है। आंसर होगा यहाँ पर पतिनेन मेलकानकू, पोएट्री मेलकानकू, याद करिए, ठीक है। पट्टू पट्टू जो था, पट्टू पट्टू, दैट वाज मेनली एंथोलॉजी। व्हाट इज एंथोलॉजी? तो एंथोलॉजी भी एक तरीके क्या है कि एंथोलॉजी भी आर काइंड ऑफ स्टोरी, ठीक है, तो ये एंथोलॉजी थी। आंसर भी पतिनेन मेलकानकू, ओके। संगम लिटरेचर वाज कंपोज्ड इन व्हिच क्लासिकल लैंग्वेज? तो बहुत आसान है, तमिल। अगला, which part of the which of the following territories to the south and north were made part of the Chola kingdom with the successors of the ruler Vijayalaya? अब विजयलय के बारे में पढ़ा नहीं है बिकॉज़ ये लेटर चोला से बिलोंग करते हैं, जो इंपीरियल चोला जो बाद में आते हैं 9th सेंचुरी के टाइम पे, ठीक है। तो जो आपके ये मेनली पल्लव थे और जो चेराज थे, इनको, ठीक है, इन सब, ओके, ठीक है, पूछ रहा है सक्सेसर्स को विजयलय ने अपने अंडर में लिया था। अगेन हम आगे पढ़ेंगे, वैसे आंसर तो पांड्या पल्लव होंगे, ठीक है, पल्लव थे और पांड्या मेनली, तो नहीं, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अभी इसके बारे में हमने पढ़ा नहीं है। शिलापतिक्रम द ज्वेल्ड एंकलेट द अर्लीस्ट एपिक पोएम इन तमिल वाज रिटन बाय तोलका पीआर ने, तो तोलका पीएम कंपोज किया था। दिस वाज इलांगो अडिगर, ठीक है। 3 पोएट्स पंपा, पोन्ना एंड रन्ना मतलब किस लिटरेचर से बिलोंग करते हैं? तो एक्चुअली में अगेन हमने पढ़ा नहीं अभी। राजपूत जब एम्पायर देखेंगे तो वहां पे राजपूत एम्पायर में 3 जेवल्स आते हैं जिनको कि हम जेवल्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। डैश ऑथर बाय तोलका पीआर इज द अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर, तोलका पीआर द्वारा रचित डैश सबसे प्राचीन तमिल साहित्य कृति है, तो ये तोलका पीआर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पांड्या किंगडम वाज द पांड्या किंगडम वाज फर्स्ट मेंशन्ड बाय मेगस्थनीज हु सेड दैट देयर किंगडम वाज फेमस फॉर पर्ल्स, देयर कैपिटल वाज। तो इनकी कैपिटल क्या थी? क्वेश्चन पूछा है, तो कैपिटल की मदुरई थी। ये किसकी थी? चोलास की थी। चोलास ये दोनों थी, ठीक है। और बाद में कावेरीपट्टनम भी, जिसको पुहर भी थी, बाद में जाके उरायूर और तंजावुर भी इनकी कैपिटल बनती है लेटर चोला के टाइम पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द पोर्ट सिटी ऑफ पांड्या किंगडम? तो पांड्या क्या था? डिंडुगुल, डिंडुगुल आज तमिलनाडु में, जो कि अपने तालों के लिए बहुत फेमस है ना, जो लॉक सिस्टम होता है। आंसर होगा पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी। सियालकोट किसकी कैपिटल थी? सियालकोट किसकी राजधानी थी? आज के लेक्चर से नहीं है, ये पिछले लेक्चर से मियांडर वुड बी द करेक्ट आंसर। द एम्बलम ऑफ द चेरा डायनेस्टी वाज दैट कंट्रोल द सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ केरला। तो एम्बलम क्या था पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। तो चेरा था आपका बो एंड एरो, ठीक है, बो एंड एरो, ओके। टाइगर था चोला का, फिश था पांड्या का। वो अमंग द फॉलोइंग वाज द फेमस रूलर ऑफ द पांड्या डायनेस्टी ऑफ द साउथ इंडिया। तो कौन फेमस रूलर थे यहाँ के? नेदुजेलियान थे सेकंड, नेदुजेलियान द सेकंड, कराईकाल थे, अशोक थे, या निजाम शाह थे? तो बहुत आसान है, कैसे? निजाम शाह भी इस्लाम तो नहीं आया, ठीक है। अशोक मॉडर्न थे, कराईकाल चोला से थे, तो बच गया कौन? नेदुजेलियान। संगम पोएम्स मेंशन तमिल वर्ड मोवेंदर व्हिच मींस, तो मोवेंदर का मतलब क्या? मोवेंदर मींस 3 चीज, 3 प्रमुख। आखिरी क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द संगम लिटरेचर? These texts were supposed to be composed and compiled in assemblies of poets. The Sangam literature compiled in assemblies of poets were held in the city of Madurai. तो ये आपका पहला वाला, और ये सॉरी इंग्लिश में, और ये आपका हिंदी में। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट होगा यहाँ पर वो तो बिल्कुल सही है। These texts were supposed to be composed and compiled in assemblies of poets, और ये मदुरई में हुई थी। पहली मदुरई में, तीसरी मदुरई में, दूसरी कपाटपुरा में हुई थी। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे स्पेसिफिक बोल नहीं रहा कि पहली, दूसरी, तीसरी, तो ऑप्शन नंबर बी बोथ 1 and 2 आंसर वुड बी द करेक्ट आंसर। अनुराधापुर द ओल्ड कैपिटल ऑफ श्रीलंका वाज डिस्ट्रॉयड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया इन द 10th सेंचुरी एडी? अभी हम 10th सेंचुरी एडी में आए नहीं है, वहाँ पे कौन आएंगे? वहाँ पे चोलाज आएंगे, ठीक है, वहाँ पे चोला आएंगे, लेकिन अभी उनके बारे में पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर होता है 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और यहाँ पे होता है हमारा आज लेक्चर खत्म। आज का छोटा सा लेक्चर होता है खत्म यहाँ पे, राइट। अब किसी का कुछ डाउट है? जो लोग गुप्ता गुप्ता चिल्ला रहे थे, अब बताओ क्या दिक्कत है तुमको, ठीक है। गुप्ता हम लोग कल देखेंगे, कल हम लोग गुप्ता एम्पायर के बारे में स्टार्ट करेंगे।